हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर बुक फर्स्ट एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा के उद्देश्य। आज हमारे देश में लोकतंत्र शासन प्रणाली है और हम लोकतंत्री समाजवादी समाज की रचना के लिए प्रयत्नशील हैं। इस दृष्टि से वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और नेतृत्व की शिक्षा, सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, व्यावसायिक विकास, लोकतंत्र और लोकतंत्रीय नागरिकता की शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, देश का आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोधन, धार्मिक सहिष्णुता का विकास। परंतु कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के पाठ्यक्रम में इनमें से केवल एक उद्देश्य, जो कि लोकतंत्र की शिक्षा पर है, उस पर बल देता है और उसे 4 उद्देश्यों लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय मूल्यों में विभाजित करता है। इससे एक भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है कि वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा के केवल 4 उद्देश्य हैं, परंतु वास्तव में शिक्षा एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया है। यह बात दूसरी है कि किसी समाज में किस समय उसमें से किस उद्देश्य अथवा किस उद्देश्य पर अधिक बल दिया जाता है, यह हम डिसाइड करते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में निहित शिक्षा के उपर्युक्त 4 उद्देश्य लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय मूल्यों की चर्चा इस प्रकार की जाती है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की शिक्षा। कभी संसार में राजतंत्र शासन प्रणाली कायम थी। 1789 में फ्रांस में उस समय के शासनतंत्र के विरुद्ध क्रांति हुई, जिसमें संपूर्ण मानव जाति के लिए स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की मांग की गई। इस क्रांति में एक नई शासन प्रणाली को जन्म दिया, जिसे जनतंत्र मतलब कि डेमोक्रेसी की संज्ञा दी गई। वर्तमान में हिंदी के इसके लिए जनतंत्र, प्रजातंत्र और लोकतंत्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः लोकतंत्र से अर्थ शासन की उस प्रणाली से है जिसमें राज्य का शासन जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि चलाते हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं चलाता। वर्तमान में भिन्न भिन्न देशों की लोकतंत्र शासन प्रणाली में इतनी भिन्नता है कि उसे परिभाषित करना भी असंभव है, परंतु भिन्नता के साथ एक समानता भी है, और वह यह है कि ये सब मूल्य स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व इन 3 सिद्धांतों पर आधारित हैं। भारतीय लोकतंत्र में 3 सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के साथ 3 सिद्धांत और जोड़े गए हैं, जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय भी हैं। अतः भारतीय लोकतंत्र को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है: भारतीय लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें शासन की बागडोर जनता द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के हाथ में होती है और जो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय इन 6 सिद्धांतों पर आधारित है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे समाजवादी दृष्टिकोण का विकास। हमारे लोकतंत्र में 6 सिद्धांत हैं, जिसमें समाजवाद भी है। इसमें चर्चा करने के लिए लोकतंत्र की शिक्षा के अंतर्गत ही इसकी चर्चा की जाती है, परंतु कुमाऊं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में इसे वर्तमान भारतीय समाज की शिक्षा के उद्देश्य में एक स्वतंत्र उद्देश्य के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। इस युग में समाजवादी चिंतन धारा का प्रवर्तक जर्मन चिंतक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर का जो था घना विरोधी था। उसके अनुसार जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तभी समाप्त हो सकती है जब उत्पादन के समस्त स्रोतों पर निजी स्वामित्व मतलब कि इंडिविजुअल ओनरशिप को जो है हम स्थान दें, और मतलब कि इंडिविजुअल जो ओनरशिप है उसके स्थान पर हम जो है सोशल ओनरशिप को जो है हम स्थान दें, मतलब कि सोशल ओनरशिप को हम बढ़ावा दें, और समाज को होने वाली आय का वितरण श्रम और कार्य के आधार पर हो, और शारीरिक श्रम और बौद्धिक कार्यों के परिश्रमिकों में न्यूनतम अंतर हो। इससे समाज में शोषक मतलब कि जो पूंजीवादी और धनी लोग हैं, और शोषित जो कि मतलब जिनका शोषण हो रहा है, जो श्रमिक और निर्धन लोग हैं, का वर्गभेद समाप्त हो जाएगा। और इसे उन्होंने समाजवाद की संज्ञा दी, और यह तभी संभव होगा जब श्रमिक पूंजीपतियों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करेंगे, अपने बल का प्रयोग करेंगे।
तो कार्ल मार्क्स के बारे में हमें क्या बताया गया है कि उन्होंने जो इंडिविजुअल ओनरशिप थी, उसको हटाकर जो है सोशल ओनरशिप को जो है बढ़ावा देने की बात करी थी। भारत में समाजवाद का अपना अलग अर्थ है। वर्तमान में भारत में लोकतंत्र शासन प्रणाली है। हमारा लोकतंत्र समाज में जाति, धर्म और लिंग आदि किसी भी आधार पर वर्ग भेद का विरोध करता है। यह समाज में धनी निर्धन के वर्ग भेद का भी विरोधी है, परंतु पूंजीवाद की समाप्ति के लिए किसी प्रकार की हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करता। यह गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत का हामी है और शांतिपूर्ण ढंग से वर्ग भेद की समाप्ति में विश्वास करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारतीय समाजवाद लोकतंत्री सिद्धांतों और गांधी जी के सर्वोदय दर्शन पर आधारित वह समाजवाद है जो व्यक्ति में जाति, धर्म एवं अर्थ आदि किसी भी आधार पर भेद नहीं करता और व्यक्तियों के बीच आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए बल प्रयोग एवं हिंसात्मक कार्यवाही के स्थान पर शांतिपूर्ण तरीके का समर्थन करता है। तो इस तरीके से हमारे एक जो है लोकतंत्र शासन और दूसरा समाजवादी दृष्टिकोण जो है समाप्त हुआ। अब तीसरा हमारा क्या था? धर्मनिरपेक्षता की भावना का विकास। हमारे लोकतंत्र में 6 सिद्धांतों में से एक जो है धर्मनिरपेक्षता का भी सिद्धांत है, परंतु क्योंकि कुमाऊं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में इसे वर्तमान भारतीय समाज की शिक्षा के उद्देश्यों में एक स्वतंत्र उद्देश्य के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है, तो इसलिए हम इसे स्वतंत्र रूप से पढ़ रहे हैं। कभी संसार में धर्म आधारित सामाजिक व्यवस्था थी, परंतु जब धर्म के नाम पर वर्गभेद बढ़ा और वर्ग संघर्ष बढ़ा तो संसार में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना का विचार उभरा। वर्तमान में हमारे देश में लोकतंत्र शासन प्रणाली है। लोकतंत्र व्यक्ति में जाति, धर्म, लिंग आदि किसी भी आधार पर भेद नहीं करता। यह अपने मूल रूप में जाति निरपेक्ष, संस्कृति निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और लिंग निरपेक्ष है, परंतु यहाँ धर्म के नाम पर होने वाले विवादों को समाप्त करने के लिए 1976 में 42 नंबर का जो संविधान संशोधन आया, उसके द्वारा इसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़कर इसकी धर्मनिरपेक्ष भावना को और अधिक स्पष्ट कर दिया गया। वैसे भी हमारे संविधान में संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी धर्म को राष्ट्र धर्म का दर्जा दे या लोगों पर किसी धर्म को जबरन थोपे। राष्ट्रीय कानून बनाने में किसी धर्म विशेष को आधार नहीं बनाया जाता। इस तथ्य को संविधान की अनेक धाराओं के अंदर भिन्न भिन्न रूप में दोहराया गया है। जब सबका सार यह है कि भारत में राष्ट्र धर्म नाम को कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी धर्म पर आधारित नहीं होगा, राज्य धर्म के नाम पर व्यक्तियों में कोई भेद नहीं करेगा, सब लोगों को अपने अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी, परंतु बिना किसी दूसरे धर्म को उसको बाधा पहुंचाए। तो इस तरीके से हमने समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा के उद्देश्यों में 3 जो है उद्देश्यों के बारे में पढ़ा, जिसमें से पहला था लोकतंत्र समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। तो इस तरीके से अब चौथा जो है वो है राष्ट्रीय मूल्यों का विकास। मूल्य का शाब्दिक अर्थ होता है उपयोगिता या महत्व। सामान्यतः किसी समाज में जिन आदर्शों और सिद्धांतों को माना जाता है उन्हें उस समाज के मूल कहा जाता है। मतलब कि जिन आदर्शों पे या जिन सिद्धांतों पे हम कार्य कर रहे हैं तो वो हमारे समाज के मूल्य हैं, परंतु वास्तव में मूल्य का अर्थ इससे कुछ भिन्न होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, उसके कुछ विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहार मानदंड होते हैं और समाज के व्यक्ति इनको अपनी पसंद के अनुसार महत्व देते हैं और इस महत्व के आधार पर अपना व्यवहार निश्चित करते हैं। इस प्रकार किसी समाज के विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम एवं व्यवहार मानदंड अपने में मूल्य नहीं होते, अपितु जब समाज में व्यक्ति उन्हें महत्व देता है और उनके आधार पर व्यवहार करता है तो इन्हें उस समाज के मूल्य कहा जाता है। जो भी हमारे अलग अलग जो धर्म है या फिर जो भी हम अलग अलग समाज में रहते हैं उसमें जो हम अलग अलग धर्मों को मान रहे हैं, सिद्धांतों या नियमों को मान रहे हैं, वो हमारे मूल्य नहीं है, बल्कि वो हमारे मूल्य हैं जिन्हें हम जो है मान रहे हैं, जिन्हें हम अपना रहे हैं, वो हमारे जो है मूल्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि
किसी समाज के वे विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम एवं व्यवहार मानदंड हैं जिन्हें समाज के व्यक्ति महत्व देते हैं और जिनके उनका व्यवहार निर्देशित होता है, जिनसे वो अपना मतलब कि व्यवहार बदल लेते हैं, जिन नियमों को मानते हैं, उनके वो हमारे जो है समाज के या फिर व्यक्ति विशेष के मूल्य कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमने 4 मानदंडों को पढ़ लिया है, जिसमें पहला था लोकतंत्र, दूसरा था समाजवाद, तीसरा था धर्मनिरपेक्षता और चौथा था राष्ट्रीय मूल्य। तो इस तरीके से हम इन्हें समझकर अपने प्रश्न को हल कर पाएँगे। इस तरीके के अन्य टॉपिकों को जानने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।